दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या 2026 में घर खरीदना सबसे बड़ी गलती होगी या सही मौका होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। दोस्तों अगर आप इस साल घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर पिछले 2-3 साल से यही इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं प्रॉपर्टी के दाम, तो आज का ये वीडियो आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपये बचा सकता है। क्योंकि आज भारत का रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल दो अलग रास्तों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बिक्री धीमी हो रही है, बिल्डर परेशान है, मिडिल क्लास घर नहीं खरीद पा रहा। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की कीमतें अब भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। आखिर ऐसा क्यों? अगर डिमांड कम हो रही है तो दाम क्यों नहीं गिर रहे? क्या बिल्डर जानबूझकर कीमतें ऊंची रख रहे हैं? क्या 2027 में बड़ा प्राइस करेक्शन आने वाला है? या फिर जो लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं वो अगले 2 साल बाद और महंगा घर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे? दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह पूरे बाजार की परतें खोलकर पूरी डिटेल में बात समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डेटा क्या कहता है, कौन सी रिपोर्ट क्या इशारा करती है, बड़े डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, बैंक क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगा रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आज आपके पास घर खरीदने की क्षमता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप फिर खुद समझ जाएंगे कि इस समय घर खरीदना सही फैसला होगा या इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो बहुत महत्वपूर्ण बात मिस कर देंगे। सबसे पहले बाज़ार की सबसे बड़ी तस्वीर समझिए। दोस्तों 2026 का भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार बाहर से देखने पर जितना मजबूत लगता है, अंदर से उतना ही बदल गया। नाइट फ्रैंक और नरेडको के Q2 2026 रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स के अनुसार लगभग 74% इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरों की कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या फिर और बढ़ेंगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बिक्री पहले जैसी तेज नहीं है तो कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? इसका जवाब मांग में नहीं बल्कि लागत यानी कॉस्ट में छिपा है। आज एक बिल्डर के लिए प्रोजेक्ट बनाना पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा महंगा हो चुका है। सीमेंट है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिकल सामान है, मजदूरी है, ट्रांसपोर्ट, डीजल, बिजली और एनवायरनमेंट मंजूरी, साथ ही सरकारी फीस, फाइनेंसिंग कॉस्ट और सबसे बड़ी बात ज़मीन की कीमत। लगभग हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अगर किसी शहर में पहले ज़मीन 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मिलती थी तो अब वही ज़मीन 40 या 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बिल्डर कीमत कम कैसे करेगा? अगर वो कीमत घटाएगा तो उसका मुनाफा खत्म हो जाएगा और कई मामलों में नुकसान शुरू हो जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला। पहले गैस सिलेंडर सस्ता था, सब्जियां सस्ती थी, कर्मचारियों की सैलरी कम थी, लेकिन अब हर खर्च बढ़ गया। ऐसे में क्या आप वही खाना आधी कीमत पर बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही स्थिति आज रियल एस्टेट की है। इसलिए सिर्फ ये सोच लेना कि बिक्री धीमी है तो प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं। अब दूसरा बड़ा संकेत समझिए। 2026 की पहली 6 माह यानी जनवरी से जून तक हाउसिंग सेल में केवल लगभग 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका मतलब यह है कि बाजार भाग नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, बड़े डेवलपर अब पहले की तरह हर महीने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे। वो नई ज़मीन भी पहले जितनी तेज़ी से नहीं खरीद रहे। इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें बाजार पर भरोसा नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लागत और जोखिम दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आज डेवलपर भी पहले से ज़्यादा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसे बाजार की कमज़ोरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी यानी मार्केट कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, यानी भारत का मिडिल क्लास, यानी आप। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कीमत की नहीं बल्कि अफोर्डेबिलिटी की है। बैंक होम लोन देने को तैयार है, कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों के साथ ऑफर भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपये महीना है और आपको 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना पड़े तो क्या सिर्फ लोन मिल जाना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। EMI, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, रोज़मर्रा का खर्च और फ्यूचर की बचत सब मिलाकर घर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सबसे ज़्यादा दबाव में। छोटे और सस्ते घर बनाना अब डेवलपर के लिए भी फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया, क्योंकि ज़मीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि कम कीमत वाले प्रोजेक्ट में मार्जिन बचता ही नहीं है। अब चौथा बड़ा संकेत समझिए। बाजार में सप्लाई सीमित है,
कई लोग सोचते हैं कि अगर डिमांड कम होगी तो कीमत गिर जाएगी, लेकिन यहाँ खेल उल्टा है। डेवलपर बहुत ज़्यादा नया स्टॉक बाज़ार में नहीं ला रहे, वो पहले से नए प्रोजेक्ट बेचने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब सप्लाई लिमिटेड रहती है और लागत बढ़ती रहती है तो कीमतों पर नीचे आने का दबाव भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ खरीदार पहले की तुलना में ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब लोग सिर्फ चमकदार एडवर्टीजमेंट देखकर फ्लैट बुक नहीं करते, वो बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, रेरा की जानकारी चेक कर रहे हैं, समय पर प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं ये देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति देखते हैं। यानी बाजार पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुका है। पांचवा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट संकेत इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। आज पैसा हर बिल्डर के पास नहीं जा रहा। बड़े फंड, बैंक और इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं डेवलपर्स को पैसा दे रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और जिन्होंने समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए। इसका मतलब क्या हुआ? मजबूत कंपनियां और मजबूत होंगी, जबकि छोटे और कमज़ोर डेवलपर के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कैश फ्लो का एक बड़ा संकट। दोस्तों, आने वाले सालों में यही ट्रेंड सेक्टर में कंसोलिडेशन को और तेज करेगा, यानी बाजार में कम लेकिन मजबूत खिलाड़ी बचेंगे। अब सबसे बड़ा अंतर समझिए, लग्जरी हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का। आज मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट बिक रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि इन दावों के पीछे तर्क ये है कि इस वर्ग के खरीदारों की इनकम और इन्वेस्टमेंट क्षमता अलग है। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि बाजार दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। 2026 की पहली छमाही में भारत में लगभग 4 करोड़ 80 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की लीजिंग दर्ज की गई। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी GCC। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपने टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फाइनेंस और ऑपरेशनल सेंटर खोल रही हैं। इसका सीधा फायदा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों को मिल रहा है। अब ऑफिस सेक्टर मजबूत रहता है तो रोजगार बढ़ता है, यानी इनकम बढ़ती है, और लॉन्ग टर्म में हाउसिंग सेक्टर को भी सपोर्ट मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इंतजार करना चाहिए? मेरी राय थोड़ी अलग है। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में बैठे कि अगले साल घर 20 या 30% सस्ता हो जाएगा, तो मुझे ऐसा होता नहीं दिखता। हाँ, कुछ माइक्रो मार्केट, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स या कुछ कमज़ोर डेवलपर डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन पूरे देश में बड़े लेवल पर कीमतों में भारी गिरावट की संभावना फिलहाल बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ज़मीन की कीमत, सरकारी परमिशंस की लागत और फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंख बंद करके आज ही के आज घर खरीद लें। मेरी सलाह हमेशा 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहला, घर आपकी इनकम और बजट के अंदर होना चाहिए। दूसरा, EMI आपकी मासिक इनकम का ऐसा हिस्सा ना बन जाए जिससे आपकी बाकी ज़िंदगी टेंशन में गुजरे। तीसरा, डेवलपर का रिकॉर्ड ज़रूर जांचिए। और चौथा, सिर्फ खरीद कीमत मत देखिए, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, क्लब चार्ज, पार्किंग, फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसेल वैल्यू भी समझिए। अगर आप खुद रहने के लिए घर खरीद रहे हैं और अगले 10 से 15 साल वही रहने की योजना है, आपकी नौकरी स्टेबल है, डाउन पेमेंट तैयार है और EMI आराम से दे सकते हैं, तो केवल प्राइस करेक्शन के इंतजार में फैसला टालना समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप केवल शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की बजाय बहुत सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि अब रियल एस्टेट का दौर कुछ भी खरीद लो, दाम बढ़ जाएंगे वाला नहीं रहा। अब सही लोकेशन, सही डेवलपर और सही प्राइस ही फ्यूचर का रिटर्न तय करेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि 2026 का भारतीय रियल एस्टेट बाजार ना तो बूम में है और ना ही क्रैश में। ये एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। मजबूत कंपनियां आगे बढ़ेंगी, कमज़ोर कंपनियां पीछे छूटेंगी। प्रीमियम हाउसिंग अपनी रफ्तार बनाए रख सकती है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग को अभी भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई आपको ये कहे कि बस कुछ महीने रुक जाओ, आधी कीमत में फ्लैट मिल जाएंगे, तो उस दावे पर भरोसा करने से पहले बाजार के आंकड़े ज़रूर देखिए। और अगर कोई कहे कि आज नहीं खरीदा तो ज़िंदगी भर नहीं खरीद पाओगे, तो उस बात पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। रियल एस्टेट में सबसे अच्छा फैसला वही होता है जो आपकी इनकम, आपकी ज़रूरत, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से लिया जाए। दोस्तों, मेरी नज़र में 2026 का सबसे बड़ा सबक यही है कि घर खरीदने का फैसला इमोशन से नहीं, डेटा,
बाज़ार और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे बाज़ार ऊपर जाए, नीचे आए या कुछ समय तक स्थिर रहे, आपका फैसला लंबे समय में सही साबित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2026 का भारतीय रियल एस्टेट किस दिशा में जा रहा है? या सच में क्रैश आ चुका है या आने वाला है, या फिर अभी भी इसके वापस अच्छे दौर के आने की संभावना है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।